हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्षा शिकरवार और आज हम इस वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का यूनिट 3 का चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द चैप्टर इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इन दिस पेज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। पहली है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी इज़ दी स्टडी। तो बायोलॉजी होती क्या, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में या लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग इज़ दिस वन, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। व्हाट इज़ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है? जो फिजिको केमिकल अप्रोच होता है ताकि हम स्टडी कर सकें या हम समझ सकें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में देखें, जीएन रामाचंद्रन के बारे में, तो इनके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि उनकी डिस्कवरी के बारे में जानना। हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954। तो उनका जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर था, जो उन्होंने कोलेजन की डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? इन्होंने कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी, जो कि 1954 में नेचर में पब्लिश हुआ था। आफ्टर दैट नाउ वी मूव टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ द चैप्टर। इसमें हमारे 5 मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ अ सेल, सेल होता क्या है। आफ्टर दैट सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पहले आपको ये दिया हुआ है कि जब भी आप अपने आसपास देखते हो तो आपने लिविंग थिंग्स भी देखी होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी देखी होंगी, और आप वंडर भी किए होंगे और आपने सोचा भी होगा कि मतलब हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। तो द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो सेल होता है, जिस सेल की प्रेजेंस की वजह से हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ओके, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से कंपोज्ड होते हैं, यानी सेल के बने हुए होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो एक सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। जो एक सेल से बने होते हैं और हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं जो मैनी सेल से बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं जो मैनी सेल से बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ सेल। तो आपने इसमें देखा ही कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो खुद से रह सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डिपेंड नहीं करते। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और जो हमारी लाइफ के लिए सर्वाइवल के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म होता है वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल होता क्या है? सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, और फंक्शनल क्योंकि सेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। ओके, तो सबसे पहले लाइव सेल के बारे में किसने बताया था हमें? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले हमें एक लाइव सेल के बारे में बताया था। देन लेटर ऑन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ और ज़्यादा इन्वेंशंस के साथ जो माइक्रोस्कोप और ज़्यादा डेवलप हुआ, तो फिर हमने सेल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा कि हमें ये तो पता था कि सेल होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उससे हमारी बॉडी बनती है, वो फंक्शंस भी करता है, पर सेल के अंदर और क्या क्या होता है और उनके पर्टिकुलर क्या फंक्शंस होते हैं ये फिर हमने लेटर ऑन स्टडी किए।
नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी दी किसने थी? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ गिवन दी सेल थ्योरी। तो इन 1838 मैथियस स्क्लेडन, अ जर्मन botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the प्लांट। तो इसमें क्या दिया हुआ कि 1838 में मैथियस क्लेडन जो थे उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, उनको एग्जामिन किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑलमोस्ट सबके सब सेल से बने होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से उनकी बॉडी बनी होती है जो टिश्यूज़ बनाते हैं। और उसी टाइम पे थियोडोर स्कवन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स पे स्टडी किया और उन्होंने भी यही डिस्कवर किया कि जो एनिमल बॉडी होती है वो भी सेल्स की बनी होती है, पर जो सेल्स होते हैं उनके बाहर आउटसाइड में उसके बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल हैज़ अ आउटर लेयर विच इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन दोनों की कंबाइंड स्टडी से सेल थ्योरी डिस्कवर हुई। उन्होंने ये भी बताया अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में पाई नहीं जाती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, फिर इसके बेसिस पे जो स्केवन थे, जूलॉजिस्ट थे, प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। फिर इसके कंक्लूजन पर आकर स्केवन ने हाइपोथेसिस दी कि जो एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडीज़ होती हैं वो सेल से बनी होती हैं और सेल के प्रोडक्ट से बनी होती हैं। आफ्टर द स्क्लेडन एंड स्क्वान ने प्लांट्स और एनिमल्स पे स्टडी करने के बाद सेल थ्योरी को दिया, और जो थ्योरी ये पर उस थ्योरी का एक ड्रॉबैक ये था सेल थ्योरी का कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी थ्योरी से कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो फॉर्म कैसे कहते हैं, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। तो इसका कंक्लूजन लेकर आए रुडोल्फ विर्चो। 1855 में उन्होंने पहली बार ये एक्सप्लेन किया दैट सेल्स डिवाइडेड, जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं, जिसको उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा। He modified the hypothesis of Scladen and Scavan to give the cell theory a final shape। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो स्क्लेडन और स्क्वैन ने सेल थ्योरी दी, बट उसमें जो बाद में चेंजेस हुए, मॉडिफिकेशन दिए या फाइनल शेप किसने दी, तो वो आपको रुडोल्फ विर्चो ने दी। सेल थ्योरी को आज हम 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेकंड वन इज़ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। नाउ एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इस टॉपिक में हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कोई क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, और सेल साइजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको यही दिया हुआ है कि आपने जब प्रीवियस पढ़ा था तो आपने ओनियन पील, ह्यूमन चिक सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था, तो उसके स्ट्रक्चर्स को भी ऑब्जर्व किया था कि उनके अंदर एक सेल होता है। ठीक है, The cells of the human chick have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। जो ह्यूमन चिक थी, आपने जब माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन थी। इनसाइड ईच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड रहता है, ऐसे ही फैला नहीं होता। This nucleus contains the chromosome which in turn connect the genetic material DNA। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो DNA है वो पाया जाता है। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotes, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotes। तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में भी होता है पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म occupies the volume of the cell।
और क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म ही पाया जाता है, जो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, वो सेल के अंदर रहता है। और साइटोप्लाज्म में ही जितनी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है और साथ ही साथ कुछ ऑर्गनलीज भी होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, इस तरह की ऑर्गनलीज पाई जाती है। बट प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं होता और ये ऑर्गनलीज भी पाई नहीं जाती। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ राइबोसोम है जो पाया जाता है और कोई ऑर्गनली पाई नहीं जाती। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also with the two organelles chloroplast and mitochondria and a rough endoplasmic reticulum. अगर हम सेल में देखें तो राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया नहीं जाता, ये क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। तो राइबोसोम रफ में पाया जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, आर से राइबोसोम एंड आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो राइबोसोम्स किस में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, स्मूथ में नहीं पाया जाता। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in self division. जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है, बहुत सारी ऑर्गनलीज भी होती हैं, राइबोसोम्स भी होता है, और उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्गनली होती है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, या उसका रोल क्या होता है, सेल डिवीजन उसका रोल होता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करते हैं, किसमें, अपनी साइज़ में, उनके साइज़ अलग अलग होते हैं, शेप अलग अलग होते हैं, एक्टिविटीज़ यानी कि फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं जिनका साइज़ कितना होता है, सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बट वाइल ऑन दी अदर हैंड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका साइज़ 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये दिया होगा, अगर लार्जेस्ट सिंगल सेल की अगर आप बात करोगे तो वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है, और लॉन्गेस्ट की बात करोगे तो वो नर्व सेल होता है। लार्जेस्ट कौन सा होता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, नर्व सेल होता है, जो दे मे बी डिस्क लाइक, और जो सेल्स की शेप होती है वो अलग अलग होती है, जैसे डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं, कुबॉइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। तो इनकी शेप भी अलग अलग होती है, फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। ये कुछ पिक्चर्स आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो, जैसे आरबीसीज की शेप कैसी दी हुई है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, डब्ल्यूबीसी की एमेबॉइड, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ट्रैकिड, एलोंगेटेड, मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गनलीज नहीं होती, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम एग्जांपल की बात करें कि उनमें कौन कौन आते हैं, तो उनके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, माइकोप्लाज्मा आते हैं, PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप बिल्कुल याद रखें। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये एक पॉइंट है जो आप प्रोकैरियोटिक्स के बारे में याद कर सकते हैं कि जो इनकी डिवीजन पावर होती है या मल्टीप्लिकेशन पावर होती है ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड होती है, फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। और इनकी शेप वेरी कर सकती है, साइज़ वेरी कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप्स दी हुई, जैसे अगर बैसिलस बैक्टीरिया है तो रॉड लाइक होगा, कॉकस है तो स्पेरिकल शेप होगी, विब्रियो है तो कॉमा शेप होगी, और स्पाइरलम है तो स्पाइरल शेप्ड होगी। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. जो prokaryotic सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये फंडामेंटली सिमिलर होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनकी शेप और फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अलग अलग प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इनके अगर हम ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर देखें या ऑर्गेनाइजेशन देखें वो तो ऑलमोस्ट सेम होती है, जबकि इनके फंक्शन शेप वगैरह अलग अलग होते हैं।
ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंगल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा। तो इसमें क्या, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सब में सेल वॉल होती है सराउंडिंग दी सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल वॉल किसको सराउंड करती है, किसके ऊपर होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में ऐसा नहीं होता, वरना जितने भी प्रोकैरियोट्स सब में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज दी, और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर जिसमें ऑर्गेनीज पाई जाती हैं। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। अब जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसमें नेक्ड होता है, वो पैक नहीं होता। नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा इसमें द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, जो जीनोमिक डीएनए होता है उसके बाद सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। और जो दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, और इनका फंक्शन यही होता है कि ये कुछ यूनिक अलग तरह के फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बैक्टीरियाज को देते हैं। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, और उनमें से एक कैरेक्टर जैसे कि दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस होंगे। In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसका यूज़ कैसे बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाती है। नो ऑर्गेनली लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। यूकैरियोट्स में बहुत सारी ऑर्गेनीज पाई जाती हैं, पर प्रोकैरियोट में सिर्फ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मेनली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरियल सेल्स की बात करें, तो उनके अंदर केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। एनवेलप मतलब उसकी कवरिंग होती है, सेल की जो कवरिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। जो सेल एनवेलप होता है, सेल की जो कवरिंग होती है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर्स की होती है। आउटर मोस्ट को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको याद रखना है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, और ये तीनों की तीनों लेयर्स जो होती हैं अपने डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, बट दे टुगेदर एक्ट एज अ सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट। पर इनका मेन क्या होता है कि इनको प्रोटेक्शन का काम करना है, सेल को प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरह के डैमेज से। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond. Bacterias को हमने 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट बेसिस क्या था? फर्स्ट बेसिस था सेल एनवेलप के ऊपर, कि जो 3 लेयर्स हमने पढ़ी ये सेल एनवेलप के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन की। दूसरा हमने पॉइंट लिया मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड, स्टेनिंग प्रोसीजर के ऊपर, कि अगर हम उनकी स्टेनिंग करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस बेसिस पे 2 टाइप के बैक्टीरिया हुए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो जैसे कि हम स्टेनिंग करते हैं तो जो स्टेन को अपने ऊपर ले लेता है, टेकअप कर लेता है, मतलब स्टेन का कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जो बैक्टीरियाज ग्राम स्टेन को नहीं ले पाते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बहुत ईजी समझना। जो ग्राम स्टेन को ले पा रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव है, जो नहीं ले पा रहे वो ग्राम नेगेटिव है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो होती है वो कंपोजिशन में और थिकनेस में बैक्टीरियाज में अलग अलग होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़े विब्रियो बैक्टीरियाज होते हैं, स्पायरल बैक्टीरियाज होते हैं, तो इन सब में जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं उनके कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग होती है। इट कुड बी अ लूज शीट कॉल दी स्लाइम लेयर इन सम। ये कुछ बैक्टीरियाज में बहुत ही लूज हो सकती है स्लाइम लेयर की तरह, और कुछ में इट मे बी थिक, कुछ में ये थिक एंड टफ भी हो सकती है, कॉल दी
कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर मतलब स्लाइमी होती है, मतलब लूज लूज हो सकती है, आप ऐसे समझ सकते हो, और कैप्सूल थिक और टफ हो सकता है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल की शेप को डिसाइड करती है। एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिस। सेल वॉल का दो फंक्शन होता है, एक तो उसकी शेप डिटरमाइन करना, दूसरा उसको प्रोटेक्ट करना ताकि वो बर्स्ट ना हो सके, डैमेज ना हो सके। इनके आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से याद करने हैं। ग्लाइकोकाइलिक्स का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। The plasma membrane is selectively permeable in nature and interact with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये हो जाता है कि ये सिलेक्ट करती है, ये डिसाइड करती है, मतलब किसी भी एक्सटर्नल से, आउटसाइड इन्वायरमेंट से अगर कोई भी पार्टिकल हमारे सेल के अंदर जाना चाहता है या इंटरेक्ट करना चाहता है तो ये डिसाइड करती है, ये चेक करती है अच्छे से, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह, कि इसको अंदर जाने देना चाहिए कि अंदर जाने नहीं देना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्ट करके ही जाने आने देती है। और ये यूकैरियोट्स में भी यही फंक्शन प्ले करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का। A special membranous structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell। अब दूसरा क्या स्ट्रक्चर है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है सेल के अंदर तो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। और ये जो मीजोजोम्स होते हैं, जो एक्सटेंशन से बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये किसकी शेप में होते हैं, वेसिकल शेप में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल शेप में भी हो सकते हैं और लैमिला शेप में भी हो सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। और इनका फंक्शन होता है सेल वॉल को फॉर्म करना, वही सेल वॉल जो हमारे सेल की शेप को डिटरमाइन करती है और उसे प्रोटेक्ट करती है डैमेज से। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना डॉटर सेल्स में। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज में, सेक्रीशन प्रोसेसेस में, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ये फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। तो जो कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं उन, और जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, उनमें भी जैसे मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, उनमें भी कुछ मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म में जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं और जिनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल पाए जा सकते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस टेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर वो मोटाइल हैं, मूवमेंट करेंगे तो किसी की हेल्प से तो मूवमेंट करेंगे, तो वो उनकी मूवमेंट किसकी वजह से होती है, फ्लैजिला की हेल्प की वजह से होती है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। और ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर फ्लैजिला कितने हैं, एक भी हो सकते हैं, एक साइड पे भी हो सकते हैं, दो साइड पे भी हो सकते हैं, और पूरी बॉडी पे भी उनके फ्लैजिला बने हो सकते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजिलम पाए जाते हैं 3 पार्ट्स के बने होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन। जो फिलामेंट होता है वो सबसे बड़ा पोर्शन होता है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। ये सेल सरफेस से आउटसाइड तक रहता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। बिसाइड फ्लैजिला के बाद में पाइली एंड फिम्ब्रिया आर ऑल्सो सर्विस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोर्टेलिटी। तो ये आपको दिया हुआ है कि फ्लैजिला के साथ पिलाई और फिम्ब्राई भी होते हैं जो एक्सटेंशंस होते हैं, बट इनका रोल मोर्टेलिटी में नहीं होता। मोर्टेलिटी में रोल सिर्फ फ्लैजिला का ही होता है। द पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। जो पिलाई क्या होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। और जो फिम्ब्रिया होते हैं आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ये ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल से बाहर निकले होते हैं, स्प्राउट हुए होते हैं।
In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks and streams and also to the host tissues. तो फिमरे का फंक्शन क्या हो, फ्लैजला तो हमारी मोटिलिटी में मूवमेंट में हेल्प करता है, फिमरे का फंक्शन क्या होता है, अटैचमेंट करता है। अगर बैक्टीरिया मान लो कहीं अटैच होना चाहता है जैसे किसी रॉक पे या होस्ट बॉडी पे न्यूट्रिशन के लिए किसी काम के लिए, तो फिमरे उसको हेल्प करता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हें अटैच करवा देता हूँ। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं राइबोसोम्स, उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज़। उनका साइज़ कितना होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का साइज़ होता है, और वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं, 50S एंड 30S। ये आपको याद रखना है क्योंकि कन्फ्यूजन, क्योंकि आपको यूकैरियोट्स का भी दिया होगा। which when represent together form 70S prokaryotic ribosomes. Ribosomes are the, तो ribosomes 2 सब यूनिट के बने होते हैं, 50S और 30S, जो दोनों मिलकर 70S मतलब 80S नहीं बनाते हैं, 50 और 30 मिलकर 70S बनाते हैं। राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम का फंक्शन, राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। आर से राइबोसोम, आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes और polysome। बहुत सारे राइबोसोम क्या करते हैं, एक सिंगल mRNA से मैसेंजर RNA से अटैच करते हैं और एक लंबी सी चेन बना देते हैं जिसको हम पोलीराइबोसोम्स और पोलिसोम कहते हैं। द राइबोसोम ऑफ अ पोलिसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, और ये जो mRNA होते हैं फिर वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो रिजर्व मटेरियल होता है, जैसे हम स्टोर करके रखते हैं कुछ राशन वगैरह, इस टाइप का जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट सेल में, वो कहाँ स्टोर करके रखते हैं, वो साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज़। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल का जो रिजर्व मटेरियल होता है उसको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm। ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होती, किसी से बंधी नहीं होती हैं और इस साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहती हैं। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोट्स में कौन आता है, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टाज आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और फंजाई आते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज। इसमें इस लाइन का मतलब ये जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका प्रॉपर साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनीज होती हैं उनका कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, उनकी मतलब जगह होती है कि आप यहाँ रहोगे, आप ये फंक्शन परफॉर्म करोगे। वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही कहीं भी मूव नहीं करते। यूकैरियोटिक सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन यूकैरियोट्स में पाई जाती है, सबके अपने कंपार्टमेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पॉसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसी को न्यूक्लियर एनवेलप कहा गया है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइकोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल, सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं होते, कुछ नॉन आइडेंटिकल भी होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मेट पोजेस सेल वॉल्स, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cells।
जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उन प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। प्लांट से प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल में पाए नहीं जाते। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ड्रॉ करना भी आ सकता है या फिर आपको फिगर दी होती है तो आपको लेबलिंग करनी होती है, तो ये आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। नाउ वी विल स्टडी सम ऑर्गेनीज ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।